नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरा न्यू क्लास में, वन शॉट क्लास में। है ना, प्रकाश का प्रवर्तन है कि नहीं। 10th क्लास का फिजिक्स में आइए हम शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है कि नहीं। आइए इसको एक क्लास में खत्म करने की कोशिश करते हैं। है ना, शुरू से लेके एंड तक क्या होता है। जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दोस्तों, तो आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो वो प्रकाश क्या आता है, लाइट आता है कि नहीं। प्रकाश एक ऐसा चीज होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। अगर जो आपके पास प्रकाश नहीं रहेगा तो आप अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक माध्यम है ना, जो कि सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा होता है और यह एक चुंबकीय तरंग भी होता है। क्या होता है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, है कि नहीं। आप इसको फिर से बढ़िया समझिएगा कि प्रकाश तो आप समझ गए, है कि नहीं, कि जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वो प्रकाश होता है कि नहीं। ये प्रकाश का गुण आप लोग को बीच में बता दिए, है कि नहीं। अगर इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आप उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो आता है किरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेज, है ना। किरण क्या होता है समझिएगा। तो प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का जो चलने का जो रास्ता है, क्या है, प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते पे जो चलता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, है कि नहीं। तो वो हो गया किरण। अब ये जो किरण है, जो बहुत सारा प्रकाश जो होता है, एक किरण दो किरण तो आता नहीं है, वो किरण जो समूहों में आता है, बहुत सारा मात्रा में आता है। तो किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि किरण क्या है और प्रकाश पुंज क्या है कि नहीं। तो प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये जो प्रकाश पुंज होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कि नहीं, वो होता है समानांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है? समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा जो होता है दोस्तों, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है अपसारी प्रकाश पुंज, है कि नहीं। देखिए, अब आपको यहाँ पर चाहते तो डेफिनेशन भी लिख देते, लेकिन मेन चीज है आपको समझना। जब आप समझ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब ये जो जा रहा है, ये किरण देख रहे हैं, तो ये किरण जो है प्रकाश की किरण है। तो देख रहे हैं समय जा रहा है किरण, तो ये किरणों के समूह जा रहा था, किरण पुंज हो गया। क्या हो गया? किरण पुंज। अब जिसमें ये रेखा जो प्रकाश की किरण है बिल्कुल सीधा समानांतर जाएगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, बिल्कुल समानांतर जाता रहेगा। तो जो समानांतर जाता रहेगा एक दूसरे को पैरेलल, है कि नहीं, जो किरणें एक दूसरे को समानांतर जाती रहेगी तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो बोल सकते हैं इसको, वैसा किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, है कि नहीं। दूसरा में अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि नहीं, यानी वैसा प्रकाश पुंज है ना जिसमें कि प्रकाश के किरणें एक बिंदु पे आकर के मिलती हो। क्या होती हो? एक बिंदु पे, एक निश्चित बिंदु पे आकर क्या करती हो, वो मिलती हो। तो जो जहां पे जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को हम कहते हैं दोस्तों अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी वहां के प्रकाश क्या हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं। वहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल एक जगह सिमट रहा है, मिल रहा है, तो वो हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। फिर अगला जो टॉपिक होता है दोस्तों, वो आता है अपसारी। जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पे एक बिंदु पे मिल रहा था और यहाँ पे क्या होगा, एक बिंदु से निकल के वो बिखरेगा। क्या होगा? बिखरेगा, है कि नहीं। तो ये होता है दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे कि आप लोग टॉर्च मारते होंगे तो टॉर्च निकलता है एक बिंदु से लेकिन फैल जाता है पूरे जगह, तो हो गया आपका ये अपसारी प्रकाश पुंज। क्या हो गया? अपसारी प्रकाश पुंज। समझ गए? तो अभिसारी प्रकाश पुंज कैसे कहते हैं? जिसमें कि एक बिंदु से निकल करके फैल जाए, नहीं, एक बिंदु से आकर के एक बिंदु पे सिमट जाए, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जो अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु से निकल के फैल जाए, एक बिंदु से निकल के क्या हो जाए, अनेकों माध्यमों में फैल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो आप आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं, और अगला टॉपिक समझते हैं कि आत्मदीप्त क्या होता है ना। आत्मदीप्त, आत्मदीप्त के मतलब तो होता है दोस्तों कि खुद के आत्मा से, मतलब खुद से क्या होता है, अपने अंदर से क्या हो, उसके अंदर प्रकाश निकले। यानी दुनिया का वैसा पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है उसे आत्मदीप्त कहते हैं।
है ना। जैसे सूरज हो गया, है ना, जो बड़ा बड़ा स्टार्स है उससे खुद ही प्रकाश निकलता है, तो सूरज क्या हो गया, वो आत्मदीप्त हो गया, जो कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो, है कि नहीं। बल्ब हो गया, तो बल्ब वो खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वो क्या हो गया, आत्मदीप्त हो गया। एक जुगनू देखे होंगे आप लोग, है कि नहीं, जो रात के समय में, अंधेरा रात में जब बढ़ता है तो कभी बरेगा बुझेगा, बरेगा बुझेगा, तो वो भी क्या होता है, आत्मदीप्त, खुद ऑटोमेटिक अपना प्रकाश निकालता है, तो क्या हो जाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ, है ना। जो अपने से पदार्थ, जो अपने से प्रकाश निकालता है उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे, है कि नहीं। आप बोलेंगे, आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि पृथ्वी कौन सा है, आत्मदीप्त है कि अदीप्त है। तो पृथ्वी जो एक ग्रह है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, तो कोई भी ग्रह प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ये तो तारा जो है, स्टार्स, सूरज, ये सूरज सबको प्रकाश देता है तो वो सब पे जाता है, समझ गए ना। लेकिन पृथ्वी होवे या चंद्रमा होवे, ये सब कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आत्मदीप्त नहीं है कि नहीं। इससे प्रकाश किसी प्रकार का उत्पन्न होता नहीं है, बल्कि सूरज का प्रकाश इस पे पड़ता है तो ये अलग बात है कि चमकता है कि नहीं। तो चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है जिससे कि प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि सूरज के प्रकाश से वो प्रकाश को रिटर्न कर देती है। पृथ्वी भी सूरज के प्रकाश को रिटर्न करता है तो वो दूसरे ग्रह पे चमकता है। तो समझ गए दोस्तों कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे आत्मदीप्त कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो, क्या करता हो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो उसे हम अदीप्त कहते हैं। जैसे कि हो गया ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, या चंद्रमा बोल दीजिए, दीवार बोल दीजिए, तो इससे कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, ये हो गया आपका अदीप्त पदार्थ, है कि नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों, है कि नहीं, कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है समझते हैं, है ना। यानी पारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं दोस्तों कि जिससे कि प्रकाश क्या हो जाए, पार हो जाए, जिससे प्रकाश जो हो पूरा पूरी पार हो जाता है, तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच ले लीजिए, कांच देखते होंगे खिड़की में लगा रहता है घर का या गाड़ी का, तो वहां पे कांच से क्या हो जाता है, सूरज के प्रकाश जो होता है डायरेक्ट पार कर जाता है, तो समझिए को पारदर्शी पदार्थ है। या हवा होवे या जल होवे, इससे क्या हो जाता है, सूरज प्रकाश पार कर जाता है, तो जहां प्रकाश पार कहीं भी कर जाएगा तो वो पारदर्शी पदार्थ होगा। क्या होगा दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ होगा। और जिससे प्रकाश पार नहीं होवे, प्रकाश रुक जावे, प्रकाश नहीं पार होगा तो वह अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। और जिससे कुछ प्रकाश का कुछ कुछ कण भाग पार हो और कुछ कुछ नहीं पार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे समझ गए दोस्तों, पारदर्शी और अपारदर्शी, पारभासी, जिससे कि कुछ कुछ प्रकाश के किरणें पार होवे और कुछ कुछ नहीं, यानी धुंधला धुंधला जनाता हो, तो उसे हम पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से कि पारदर्शी पारभासी क्या होता है ना। यहाँ पे गलती लिख दी है, पारभासी होगा, क्या होगा, पारभासी, पारभासी होगा, है कि नहीं, क्या होगा, पारभासी होगा आपका। तो पारभासी पदार्थ वो होता है जिससे कि प्रकाश क्या होता है कि नहीं, कुछ कुछ भाग पार हुए, कुछ कुछ भाग नहीं पार हुए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ठंडा के समय में कुहा लग जाता है, तो कुहा में कोई भी वस्तु जो होता है, आगे आने वाला गाड़ी होवे या कोई व्यक्ति आ रहा हो रोड पे, तो वो रोड पे कोई व्यक्ति मतलब लगता है कोई दूर से मतलब आ रहा है, पर वो पूरा साफ साफ दिखता है, नहीं दिखता है ना। पर गर्मी के दिन में पूरा साफ से दिख जाता है, साफ रहता है मौसम तो साफ दिख जाता है, पर धुंधला कुहासा पे नहीं दिख पाता है, या धुइयां रहता है कि नहीं, तो धुइयां में भी नहीं दिख पाता, तो वो भी क्या है, पारभासी है। या घिसा हुआ कांच, वो भी क्या है, एक पारभासी पदार्थ है, समझ गए ना। या आपका तेल लगा हुआ कागज हो गए, तो तेल लगा हुआ कागज से भी क्या होता है, प्रकाश पार नहीं होता पूरा पूरा, कुछ कुछ भाग पूरा 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 पार, मतलब कुछ कुछ भाग पार होता है, कुछ इधर रह जाता है कि नहीं, तो क्या होता है, पारभासी होता है, समझ गए दोस्तों। उसके बाद एक चीज और समझते हैं लास्ट में कि परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह, व्हाट इज परावर्तक सतह, है ना, रिफ्लेक्टिव, है ना, सरफेस, इस इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस, है कि नहीं। तो ये जो होता है दोस्तों, क्या नहीं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, चिकना सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जो भी पदार्थ चिकना रहेगा या कोई भी वस्तु चिकना होगा तो उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं, जिससे कि प्रकाश की किरणें आकर के क्या हो जाए, लौट जाए। पानी की सतह देखते होंगे, यहाँ से क्या होता है, प्रकाश लौट जाता है कि लौट जाता है कि नहीं लौट जाता है। या कोई भी चिकना सतह होता है, जैसे कांच हो गया, तो उससे प्रकाश क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो आप देखते होंगे घंटी, है ना, साइकिल में क्या होता है, एक बेल होता है बजाने के लिए, तो उसमें भी आपका फोटो दिखता है, तो भी क्या है, परावर्तक की सतह है कि नहीं। तो अब आगे जो आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि नहीं, जो आपको बताएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आगे समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, है ना। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या होता है समझिए, है ना। पहले इसका डेफिनेशन समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि नहीं। क्लास 7 में पढ़ने का दोस्तों,
है कि नहीं, कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पे पड़ती है, कोई भी चिकनी सतह पे पड़े, और पड़ने के बाद वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो बिल्कुल के बिल्कुल लौट जाता है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में चला जाता है, तो उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। नहीं समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे समझिए कि आप सबके घर में एक चेहरा देखने वाला शीशा होता है ना। शीशा में क्या होता है कि आप देखते हैं धूप के सामने आप उसको ले जाएंगे तो सामने एक मैंने अलग प्रकार से उसको लाइट, नहीं मैंने बचपन में ऐसे करते थे, है ना, टॉर्च बार के या सूरज का प्रकाश वाला किसी मुंह पे मारते थे, मजाक करते, तो प्रकाश का परावर्तन है। क्या है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वही प्रकाश का परावर्तन है। कि जब प्रकाश के किरणें, यहाँ पे समझिए डायग्राम से, कि जब प्रकाश के किरणें किसी चिकनी सतह या परावर्तक सतह पे पड़ती है और पड़ने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए आ रहा है नहीं, तीर को देखिए, और आने के बाद देखिए लौट गया कि नहीं लौट गया। तो इस जो माध्यम में लौट गया इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं दोस्तों। यही लिखा हुआ है बात, कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। यानी कि प्रकाश के किरणें आया और ये परावर्तक सतह पे पड़ा, और परावर्तक सतह पे पड़ने के बाद ये उसी माध्यम में क्या हो गया, ये लौट गया। तो इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, बोला जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, है ना। नियम को लिखे, या इसका एक नंबर में कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। ये है आपतित किरण, आने वाली किरण, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और उस पर डाला गया विलंब, तीनों एक बिंदु पे है, तीनों एक बिंदु O पर है। क्या है? तीनों एक बिंदु O पर स्थित है कि नहीं। डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोणाई परावर्तन कोणार, यहाँ कॉमा पड़ेगा, आपतन कोणाई परावर्तन कोणार आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोणाई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये आपतित किरण क्या है जी, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन है ना कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, परावर्तक सतह क्या है, ये सब समझाते हैं आपको। ठीक है। कि क्या होता है? पहला है जो कहता आपतित किरण, यानी कि जो भी प्रकाश से जो किरणें आती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ए ओ, तो यहाँ पे जो ए है ये ओ बिंदु पे आ रही है, तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे जिस बिंदु पे आपतित किरण आकर के मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। और जिस बिंदु पे है ना उस पे एक लंब डाला जाता है बिल्कुल सीधे एकदम 90 डिग्री का कोण पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, जो कि CO है, देख सकते हैं। फिर आपतन कोण किसे कहते हैं? है तो आपतित किरण ये है आने वाली किरण, और अविलंब के बीच, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? है कि नहीं। तो परावर्तन कोण कहते हैं परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? है कि नहीं। तो जिससे कोई भी पदार्थ क्या होता है, जिससे कोई भी प्रकाश क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता हो, परावर्तित से वापस हो जाता हो, तो उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि एक्स वाई यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? परावर्तक सतह के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको नेक्स्ट आगे बताते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं आगे का टॉपिक क्या कहता है। आगे का टॉपिक जो है दोस्तों इमेज है। क्या है? इमेज है। इमेज किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब बोलेंगे तो आप सीधे समझिएगा, हम भाषा में समझने वाला चीज होता है फोटो, है कि नहीं। जब मोबाइल में आप फोटो खींचते हैं उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल में जब आप फोटो खींचते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिजिक्स जो पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिक्स में जो आपको पढ़ना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यानी जब भी कोई दर्पण पे कोई भी जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, आने वाली किरणें, तो पड़ने के बाद जिस बिंदु पे जाके मिलती है या संसरित होती है ना, यह संसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। है कि नहीं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पे पड़ती है और उसके बाद जब बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, ये भी एक अवतल दर्पण है। इस पर प्रकाश की किरणें आकर के यहाँ पे क्या हो रही है? संसरित हो रही है, उसे यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटो बन रहा है उसका।
है कि नहीं। तो ये जो फोटो बन रहा है दोस्तों, यही इसका प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ये आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। व्हाट इज वास्तविक प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जो आभासी प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पे पड़ती है और पड़ने के बाद वो संश्रित हो जाए, सिर्फ संश्रित हो जाए, एक बिंदु पे आके मिल जाए और उसका प्रतिबिंब बन जाए, तो उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों, वास्तविक कटान से बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक कटान से बनता है। इसे पर्दे पे उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, यह उल्टा बनता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसी जो बनता है दर्पण के सामने बनता है। क्या बनता है? दर्पण के बिल्कुल सामने बनता है, फ्रंट में बनता है। दूसरा आता है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि संश्रित होता हुआ प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी, है ना, परावर्तक सतह पे पड़ती है और पड़ने के बाद वो प्रकाश की किरणें संश्रित नहीं होता है, बल्कि वो प्रतीत होती है, संश्रित होता हुआ प्रतीत होती है, मिलता हुआ प्रतीत होता है कि नहीं। मैंने कहा आभास ऐसा होता है, अच्छा वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, मैंने आभास होगा समझे, आभासी प्रतिबिंब, है कि नहीं। इसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका काल्पनिक कटान से बनता है। इसे पर्दे पे जब जब इसका उल्टा जब ये है, समझ गया ना। उसका अंतर की वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, तो आप अंतर बता सकते हैं, है कि नहीं। पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता, इसे सीधी बनता है और दर्पण के क्या बोलता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दर्पण का पीछे बनता है। दोस्तों यहाँ पे अब कंफ्यूजन वाला बात ये आपको हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसको कैसे याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बता देते हैं। क्या बता देते हैं? ट्रिक बता देते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक आपको बताते हैं, ट्रिक आप समझिएगा कि क्या होता है कि नहीं। सिंपल सी बात है, एक शब्द लिखिएगा ये और एक शब्द लिखिएगा आप ये, कि ये दोनों है क्या। एक होता है काशी, एक होता है बाऊ। क्या होता है? बा से होता है वास्तविक, उ से होता है उल्टा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क से होता है काल्पनिक, और स से होता है सीधा। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। इस चीज, ये दोनों शब्द को याद रख करके आप इस चीज को याद कर सकते हैं। इज अ वेरी मोस्ट एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए मैं ये पॉइंट को यहाँ पे जिक्र करने की कोशिश किया हूं। बाकी आपको आगे बताते हैं, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करते होंगे, है कि नहीं। आइए और आगे समझते हैं। उसका अगला टॉपिक का नाम है मिरर, है कि नहीं। मिरर के बारे में आप लोग को बताते हैं कि मिरर क्या होता है। आप लोग को पीछे बताए थे, है कि नहीं। पिछला स्लाइड में आप लोग को बता दिए क्या कि इमेज क्या होता है, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, उसमें अंतर क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। अब जो नेक्स्ट समझना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो मिरर है। दर्पण किससे कहते हैं, है कि नहीं। यानी दर्पण हम उससे कहते हैं दोस्तों कि जिससे होकर के, जिस चिकनी सतह से होकर नियमित रूप से प्रकाश क्या होता हो, है कि नहीं, परावर्तित होते रहता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, है ना। यानी वह चिकनी सतह जिससे होकर के नियमित रूप से प्रकाश परावर्तित होते रहता है, उसे हम मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब आते हैं दर्पण का, मिरर का साइड पर इसका टाइप्स पढ़िए, है ना। मुख्य रूप से दर्पण के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है ना, सरफेस मिरर, और एक होता है आपका गोलीय मिरर, है कि नहीं। क्या होता है? कॉनकेव मैंने गोलीय मिरर होता है कि नहीं। और एक होता है समतल दर्पण। इसका भी दो प्रकार होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण आप देख सकते हैं ऐसा है, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल कहते हैं या अपसारी कहते हैं या अभिसारी कहते हैं, और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा होता है उसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे समतल दर्पण समझिएगा कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है। क्या होती है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं या सरफेस मिरर कहते हैं, है कि नहीं। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये चीज बखूबी रूप से समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण क्या होता है ना। जिसकी परावर्तक सतह चिकनी होती है। क्या होती है? जिसकी परावर्तक सतह चिकनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में और दो पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा
कि समतल दर्पण में इमेज कैसा बनता है। जब पीछे प्रतिबिंब आपको पढ़ाएं तो ये चीज यहीं पे समझ लीजिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है, जिसे शॉर्टकट में आप काशी याद रखते हैं, क से काल्पनिक और स से सीधा आप याद रख सकते हैं, है कि नहीं। इसको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। काशी क से काल्पनिक, स से सीधा, है कि नहीं। वस्तु के समान आकार के प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के समान आकार के प्रतिबिंब बनता मतलब, है कि नहीं। जैसे आपके घर में कोई शीशा होगा चेहरा देखने के लिए, तो उसमें उतना ही बड़ा आपका फोटो बनता है जितना बड़ा आपका शरीर है कि नहीं। तो वो क्या होता है, इसमें जो समतल दर्पण में था बिल्कुल समान आकार के प्रतिबिंब बनता है। जितना मैंने इसका साइज अगर दो है तो इसका भी साइज आपका प्रतिबिंब में दो ही बनेगा। क्या बनेगा? बिल्कुल इक्वल बनेगा। क्या बनेगा? इक्वल बनेगा, है कि नहीं। लेकिन बनेगा कैसा? काल्पनिक और सीधा बनता है कि नहीं। अब वस्तु के समान आकार के, कैसा आकार के? समान आकार के प्रतिबिंब बनता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि अब गोलीय दर्पण क्या होता है कि नहीं। गोलीय दर्पण में देखते हैं इसका भी दो टाइप होता है नहीं। गोलीय दर्पण आप ऐसा देख सकते हैं, ऐसे ही बनता है ना। एक और गोलीय दर्पण होता है जिसमें कि आपको क्या होता है, अंदर का भाग उभरा होता है, बाकी ये सब भाग कटा होता है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया? गोलीय दर्पण, है कि नहीं। तो यही गोलीय दर्पण का भाग है दोस्तों जिसका परावर्तक सतह है ना क्या होता है, धंसा हुआ होता है। जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, धंसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। ये इसमें अवतल भी बनती, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ गया ना। ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, है कि नहीं। उसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह देख रहे हैं, इसका ये परावर्तक सतह ये है बाहर वाला, जिससे कि प्रकाश लौटेगा, है ना। इधर से प्रकाश की किरणें आएगा तो पड़ेगा इस पर, तो ये लौट जाएगा, है कि नहीं। इस पे प्रकाश की किरणें पड़ेगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, है कि नहीं। तो ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है और इधर जा रही है, इधर जो प्रकाश की किरणें इस पे पड़ रही है, दर्पण में पड़ने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। तो जिसका प्रवर्तक सतह उभरा होता है दोस्तों, है कि नहीं, वो क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। देख सकते हैं जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसमें हमेशा क्या लिखा गया है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, हमेशा ऐसे ही प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। समझ गए ना। ये चीज को ध्यान रखिएगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आपको मदद करेगा ये चीज को। बाकी दोस्तों आप डिटेल से इसके उपयोग को पढ़ते हैं ये क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, फिर से इसको समझिए, है कि नहीं। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग, है कि नहीं। यूज क्या होता है, अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि नहीं, कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती रूप में या दाढ़ी बनाने में या आपको सैलून बोले तो सब एक ही जगह होता है, वो आपका हो गया। इसका उपयोग अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है कि नहीं। सैलून में या हजामत में या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर मरीज के कान या नाक या दांत, है ना, या गला को देखने में भी डॉक्टरों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग कहता है दोस्तों कि तीसरा उपयोग कहता है सोलर कुकर के भी रूप में इसका किया जाता है। जो सोलर कुकर, जिससे सूरज से जो खाना बनता है कुकर में, है कि नहीं, तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो गाड़ी होता है, वैन के जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट में भी आपका यही कॉनकेव मिरर का ही प्रयोग किया जाता है। समझ गया दोस्तों। उसके बाद आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या क्या बनता है कि नहीं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए पहले पी के मतलब होता है पोल। पी के मतलब क्या होता है, पोल, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। एफ के मतलब होता है फोकस, जिसे हिंदी में बोलते हैं फोकस। सी से होता है सेंटर यानी वक्रता केंद्र। आर से होता है वक्रता त्रिज्या, है ना। एफ से होता है फोकस दूरी। एम और एन से होता है अवतल दर्पण, ये देख सकते हैं, है कि नहीं। इसमें प्रश्न पूछता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अवतल दर्पण में हम कहाँ वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
इसको समझिएगा बढ़िया से। इसमें ये पी है दोस्तों, दर्पण का बिल्कुल बीचों बीच, है ना, त्रिज्या केंद्र बोल सकते हैं। ये फोकस दूरी है ना, जहां से प्रकाश किरणें आकर के लौटती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, है कि नहीं। गोलीय दर्पण के सबसे बीच के भाग को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के, इसको हम अगर मैं पूरा गोल बना दूं तो ये गोलीय दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण। उसका बीचों बीच जो हिस्सा होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसके बीच के दूरी को, है कि नहीं, उसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र अलग होता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या अलग होता है ना। ये चीज आपको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब में वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं। तो कहता है एक जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको परीक्षा में प्रश्न यही वाला पूछेगा, पक्का यही पूछेगा, इससे हट के नहीं पूछने वाला है, ये दावा के साथ आपको कह सकते हैं। बोलता है कि अवतल दर्पण में कहाँ पे वस्तु को प्रतिबिंब धरेंगे, है कि नहीं, कहाँ पे रखेंगे हम वस्तु को ताकि उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनेगा, है कि नहीं। तो अवतल दर्पण में आप कहीं भी वस्तु को धरिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा ही बनता है, लेकिन मात्रा में एक ही जगह होता है जहां की वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। वो जगह है फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, फोकस और ध्रुव के बीच बोल रहे हैं। फोकस पे भी धरिएगा तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बन जाएगा, लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में धरिएगा, यानी पी और एफ, पी तथा एफ के बीच में धरिएगा तो आपका प्रतिबिंब काशी बनेगा। कैसा बनेगा? काशी। क से होता है काल्पनिक और स से होता है सीधा। क से होता है काल्पनिक और स से होता है सीधा। क से काल्पनिक, स से होता है सीधा दोस्तों। क्या होता है? सीधा होता है कि नहीं। समझ सकते हैं आप कि जब वस्तु को हम पी और एफ के बीच धरेंगे, यानी यहाँ के अंदर में, अगर जो हम वस्तु को यहाँ धरेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा दोस्तों, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे जाएगा लेकिन उसका प्रतिबिंब बनेगा इधर, है कि नहीं, इस साइड बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे साइड। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब काशी बनेगा सिर्फ पी और एफ के बीच में धरने पे, है कि नहीं। समझ गए दोस्तों कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सिर्फ एक ही जगह, वो है पी और एफ के बीच। बाकी हम एफ पे धरेंगे तो क्या होगा? एफ पे धरेंगे तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं। और ये क्या होगा? दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। जबकि पी और एफ के बीच धरेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन पी पे धरेंगे, एफ पे धरेंगे, एफ पे धरेंगे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा कैसा? बिल्कुल बनेगा आपका दर्पण के सामने बनेगा, है कि नहीं। आप पी, एफ और सी के बीच में रखिएगा प्रतिबिंब तो भी आपका वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। इसके इस दोनों के बीच में भी रखिएगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच भी आप वस्तु को धरिएगा, है कि नहीं, तो उसका भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, है कि नहीं। बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है प्रतिबिंब वाला में कि अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच धरने पर वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक नहीं बन करके, हाँ काल्पनिक बनता है, सॉरी, है ना, काल्पनिक और सीधा बनता है कि नहीं। काल्पनिक क्या बनता है? सीधा बनता है। बाकी कहीं भी धरेगा तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे कि हम यहाँ पर एक आद करने वाली बात में लिख देते हैं, है कि नहीं। बस यहाँ छोड़ करके ये जो हिस्सा होता है दोस्तों, ये हिस्सा से इधर कहीं भी वस्तु को प्रतिबिंब, आप कहीं भी वस्तु धर दीजिए तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है, जो कि शब्द बाहु से आप समझ सकते हैं। बस से वास्तविक और उससे उल्टा, ये आपका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर में धरिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा काशी बनेगा। कैसा बनेगा? काशी बनेगा। कैसे? काल्पनिक, स से सीधा या अ से आवासी, स से सीधा बोल सकते हैं, एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ गए होंगे आप ये चीज को, है कि नहीं। फिर वही बात आपको ये बोल रहा है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, तो इसमें अब कहीं भी वस्तु को धरिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा बिल्कुल हमेशा काल्पनिक और सीधा ही बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा ही बनेगा। काल्पनिक और सीधा ही बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? ही काल्पनिक और सीधा तो बनेगा ही बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा उसका आकार होगा। क्या होगा? वस्तु का जो आकार होगा ना वो बिल्कुल छोटा होगा वस्तु से, है कि नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण आपका हो गया। और इसका एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछा जाता है परीक्षा में, जिस प्रकार आप इसका उपयोग को देखें, बस इसमें एक ही उपयोग होता है दोस्तों, मुख्य रूप से वो होता है कि अब तक उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। किसमें किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो गाड़ी जो चलाता है वाहन चालक, उसके साइड में एक मिरर लगा रहता है, वो तो उत्तल दर्पण ही होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण ही लगा रहता है, तो साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको जब जस्ट अभी बता देते हैं, है कि नहीं, कि एक चीज आता है पूछता है, उससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछता है कभी कभी, या कभी कभी सूत्र ही डाल देता है कि नहीं। ऐसा लगता है कि सर पूरा पढ़ाए हैं, लेकिन ये सब चीज तो हम कभी पढ़े ही नहीं। उसका नाम है दोस्तों आवर्धन। क्या नाम है? आवर्धन, है कि नहीं। ये आवर्धन टॉपिक को देखिए कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है।
ऐसे तो कंफ्यूजन करने वाला आपको अवतल भी है उत्तल भी है, क्योंकि अवतल दर्पण भी होता है और अवतल लेंस भी होता है कि नहीं। अवतल दर्पण को है ना अभिसारी दर्पण कहते हैं, सोचिए। और फिर जब अवतल लेंस में जाएंगे तो उसको फिर अभिसारी लेंस कह देंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको बढ़िया से क्लियर करिएगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, उसी प्रकार इसमें भी दर्पन होता है, आवर्धन होता है। क्या होता है? आवर्धन होता है। तो आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों, समझिएगा, है ना। आवर्धन कहते हैं H2/H1, इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? H2/H1। H2 का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की, जिसे हम V से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? बड़की V से इंडिकेट करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को। इसे हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है दोस्तों। और H से लिखते हैं बिंब की ऊंचाई। H मतलब होता है बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में U लिखते हैं। क्या लिखते हैं? U, बड़े छोटी वाले U लिखते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना भूलना नहीं है दोस्तों। यही तो अंतर है कि जब आप लेंस पढ़िएगा तो ये माइनस का चिन्ह हट जाता है, जब दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह लगेगा। ये चीज कंफर्म रहिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका आवर्धन था, जो कि ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र को ध्यान में रखिएगा कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। या आवर्धन की परिभाषा यही से दे सकते हैं, है कि नहीं, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे आवर्धन को m से सूचित किया जाता है दोस्तों। क्या चीज से? m से सूचित किया जाता है आवर्धन को, है कि नहीं, जिसका सूत्र होता है -v/u। और एक चीज और आपको बताते हैं, ये चीज अब समझ में आ गया होगा आपको, तो देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आपको ये चीज, एक चीज और बता देते हैं, दो पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, कि एक होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। और एक होता है फोकस दूरी। क्या होता है? एक होता है वक्रता त्रिज्या और एक होता है फोकस दूरी, जिसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एफ से होता है फोकस दूरी। क्या होता है दोस्तों? फोकस दूरी, है ना। फोकस दूरी जब आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो ये चीज आपको सिद्ध करके बनाएंगे कि अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध होता है, उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध होता है कि नहीं। तो ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे न्यूमेरिकल आता है, समझ गए ना। न्यूमेरिकल क्या आता है कि जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है दोस्तों, ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस का दुगना होता है कि नहीं। अब फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। क्या होता है? ऐसे ही रखिएगा, एफ के मान रखिएगा तो r/2 होगा ना, तो r/2 हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या के आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। तो यहाँ पे कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा होगा कि दुगना होगा, आधा होगा कि, तो आप इस सूत्र से समझ सकते हैं लिख करके। जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो बढ़िया से क्लियर करिएगा, r/2f होता है, ना कि f/r2 होता है, समझ गए ना। ये चीज को बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसमें आप क्वेश्चन भी आपको देते हैं, एक पूछता है कि r का मान अगर जो 10 सेंटीमीटर है तो f का मान बताइए, फोकस दूरी का मान बताइए। तो r के मान दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, तो r/2f जानते हैं, तो इसका मान 10 रख देंगे, 2f, है कि नहीं। तो 2f हो जाएगा क्या, f बराबर हो जाएगा ना, ये 2 से हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर? उसका आधा हो गया कि नहीं हो गया, इसका आधा हो गया आपका, है कि नहीं। इसका दुगुना करेंगे तो आपका ये चीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये न्यूमेरिकल आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और आपको बता देते दोस्तों, है कि नहीं। बाकी आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चैप्टर भी आपका क्लोज हो जाएगा। एक चीज आता है 1/, है ना, f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना। f से होता है फोकस दूरी, बार बार ये चीज को यहाँ भी बताएं, यहाँ भी बताएं, यहाँ पे देख सकते हैं फोकस दूरी, है ना। f से क्या होता है, फोकस दूरी होता है, और v से होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u से होता है वस्तु की दूरी, है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला, या बोलिए दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं, या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। जब आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, नोट्स देंगे, तो आपको ये चीज में पूरा एकदम क्लियर तरीके से सिद्ध किया रहेगा। अब आपको बढ़िया से करके बताएंगे भी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया होगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।